चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लिया तुम लोगों ने? चलो ठीक है, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। 52 देखिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ अ टावर इज अल्फा। ठीक है ना? ऑन एडवांसिंग p मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा। शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन बाय समथिंग ये। ऑल्सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर इफ p बराबर में 150 मीटर, अल्फा बराबर में 30 डिग्री, बीटा बराबर में 60 डिग्री। किसी बच्चे को कुछ भी समझ में आया इस क्वेश्चन में? अल्फा बीटा आ गया ना, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा यहाँ पर एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया गया है। बच्चों आपको इस सिंबल के बारे में पता है? थीटा कहते हैं इसको। किस लिए इसको यूज करते हैं इसको? एंगल के लिए। अब अगर यहाँ पर मैं थीटा हटा करके अल्फा लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? सेम एंगल के रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अल्फा हटा करके बीटा लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं यार, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे सिंबल हैं जो कि बस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, वहां पर आपको एंगल की वैल्यू दी जाती थी। क्या वैल्यू देते थे आपको? कभी 30 दे दिया, कभी 60 दे दिया, कभी 45 डिग्री दे दिया। इस बार एंगल नहीं दे करके एंगल को एज अ सिंबल के फॉर्म में दिया गया। क्या दिया गया आपको? आपको बोला गया कि यार एंगल अल्फा है, और जैसे ही थोड़ा दूर आगे चले जाता है एंगल चेंज हो जाता है। एंगल चेंज होकर कितना हो जाता है? बीटा हो जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर बस आपको 30, 60, 30, 45 नहीं दे करके बस आपको बोला गया है कि एंगल पहले अल्फा बनता था और अब एंगल बीटा बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिचुएशन देखो बिल्कुल वही है कि यार वही तुम्हारे पास एक टावर है, वही तुम्हारे पास एक ऐसे जमीन है, और दोबारा यहां से कोई टावर के टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन इस बार ऑब्जर्व करते हुए वो कोई 30-60 का एंगल नहीं बना रहा। इस बार कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? वो अल्फा डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? और कहता है कि यार कुछ देर आगे चलने के बाद, कितना आगे चलने के बाद? तो p मीटर आगे चलने के बाद। कितना मीटर आगे चलने के बाद? p मीटर। जैसे p मीटर आगे चलने के बाद अब वो यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर पहुंचने के बाद वो दोबारा टावर के टॉप पे देख रहा है, लेकिन इस बार एंगल कितना बन रहा है? इस बार एंगल बन रहा है बीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कहता है कि अगर हम आपको बता दें कि टावर की हाइट h है, टावर की हाइट क्वेश्चन ने कितनी मान ली? h। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हम आपको बता दें कि टावर की हाइट कितनी है? h, तो आप पता प्रूफ करिए। पता भी मत लगाइए, क्या करो? प्रूफ करो कि टावर की जो हाइट होगी ना, वो पता है किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी p tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे थे। हालांकि मैं तो इतना बोलूंगा कि यार इसको सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लो, मैं तुमको ट्रायल दिखा देता हूँ कि यार ये वाला आसान क्यों है। इसको मिटा दूं पहले बच्चों? एक बार क्वेश्चन अपने आप ही पढ़ लो, मैं दोबारा डायग्राम बना दूंगा। क्वेश्चन अपने आप पढ़ लो एक बार। चलिए ठीक है, सबको फिगर दिखाई दे रही है बच्चों? चलिए ठीक है, सेम टू सेम है, वही सब कुछ करना है। बस यहाँ पर इस बार आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, इस बार आपको कुछ प्रूव करना है। ठीक है ना? प्रूव करके दिखा देंगे। चलो क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि जो ये हाइट है ना, किसके बराबर होगी? p tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। सबको यहां तक दिखाई दे रहा है? बच्चों प्लीज बोर्ड पे फोकस करिएगा एकदम, साथ में बिल्कुल कॉपी मत करना। ठीक है ना? बोर्ड पे देखते रहिएगा। और मैं गारंटी बताता हूँ कि यार आपको ना पक्का इसमें आसानी ही होगी करने में। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? अपने आप ट्राई कर पाओगे, इतना आसान है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे? दो राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते थे। यहाँ पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, नाम बताऊं? ए सी बी, ए डी बी, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। चलो ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ए सी बी को। लेकिन यार ए सी बी का ये बेस दिखाई दे रहा है? ये तो खाली खाली सा लग रहा है ना, सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लो। चलो क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया।
तो बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, बच्चों एंगल कितना बन रहा है, बीटा। तो एंगल बन रहा है बीटा। सबको पता है ना कि यार एंगल के आगे वाला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस। कितना है बेस, एक्स। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका यूज करना चाहिए, टेन। और एंगल क्या यूज करूं, बीटा। टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। समझ में आ गया यहां तक का। अब सुनना बड़े ध्यान से बच्चों, अगर मेरे को यहाँ पर बीटा के बदले कोई वैल्यू दी होती, कोई एंगल दिया होता है, एग्जांपल के लिए 45 दी होती या 60 दिया होता या 45 30 दिया होता, तो यहाँ पर मैं tan बीटा या फिर tan 30 या फिर tan 60 की वैल्यू पुट करता ना। क्या अभी हो सकता है ऐसा, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि यार बीटा हमको पता ही नहीं क्या है। तो क्या करे बताओ, बीटा को बीटा ही रहने दो, tan बीटा को tan बीटा ही चलने दो। समझ में आया कि नहीं आया, tan बीटा को tan बीटा में ही चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक काम कर देना यहाँ पर, ये x बराबर में h अपॉन में tan बीटा। बच्चों समझ में आया मैंने क्या करा, बस वही सिंपल, बहुत सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। x और tan बीटा की जगह आपस में अदला बदली कर दी। क्या सबको क्लियर हो गया यहां तक का। और इसको आप लोग मान लो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जो हमको देखना चाहिए, बताना जरा एक बार, ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल एडीबी में बच्चों एंगल कितना बन रहा है ये बताओ। एंगल बन रहा है अल्फा। एंगल के आगे वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होगा परपेंडिकुलर, एच। अच्छा बेस क्या होगा, बेस प्लस एक्स। हाँ बेस होगा पूरा p और यहां से x, तो p प्लस एक्स। तो p प्लस एक्स। क्या यहां तक क्लियर सबका। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा बराबर में h अपॉन में p प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था। तो p प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, h अपॉन में tan अल्फा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है, पक्का समझ में आ गया था सबको। चलो ठीक है, चलिए इसके बाद का देखिएगा। अच्छा मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, देख के बताना कि मैंने क्या किया होगा। यहाँ पर x बराबर में h tan अल्फा माइनस में p, बताना मैंने क्या करा, p को वहां भेज दिया और किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं, पक्का सही का समझ में आ गया सबको यहाँ तक का। अच्छा फिर इसको मत मानो सेकंड इक्वेशन, h माइनस में p tan अल्फा, h माइनस में p tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा, इसको मान लो x। बताना मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर नीचे कहना चाहिए था tan अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर h और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा p tan अल्फा। ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। क्या करना चाहिए बताओ, अबे नहीं मुन्ना, इक्वेट कर दो दोनों को। क्लियर है कि नहीं है, x बराबर ये, x बराबर वो, ये बराबर वो, फर्स्ट बराबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है h अपॉन में tan बीटा। बच्चों सेकंड में क्या लिखा हुआ है, h माइनस में p tan अल्फा अपॉन में tan बीटा। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, सॉरी वही तो लिखा है। ठीक है अब क्या करना चाहिए बताना जरा एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई। tan अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, h से। क्या बनेगा, h tan अल्फा। tan बीटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों से करा जाएगा, h से भी और इससे भी। h से करूंगा तो क्या आएगा, h tan बीटा, ठीक है ना। और इससे करूंगा तो क्या आएगा, p tan अल्फा एंड tan बीटा। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद एक काम और करना है यार, पता है क्या, एच वाले एक तरफ कर लो, ठीक है ना। सारे के सारे एच इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच tan अल्फा माइनस में एच tan बीटा किसके बराबर चल रहा होगा, माइनस का p tan अल्फा tan बीटा। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ क्या कॉमन ले सकते हो, h कॉमन ले सकते हो। क्या रह जाएगा अंदर, tan अल्फा माइनस में tan बीटा किसके बराबर, p tan अल्फा tan बीटा। क्या सबको यहां तक क्लियर है। h की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं ब्रैकेट नीचे लग सकता हूं, इन दोनों के नीचे, मतलब इसके नीचे, मतलब तो ये हो जाएगा माइनस का p
tan अल्फा tan बीटा अपॉन में ये वाला ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा, नीचे आकर के बनेगा tan अल्फा माइनस में tan बीटा। लेकिन यार ये आ तो गया, लेकिन यार ये बिल्कुल वैसा दिखाई नहीं दे रहा जो कि हमको प्रूफ करना है। हमको तो ये प्रूफ करना है, देखो ऊपर जो आना चाहिए वो तो आ रहा है, ऊपर आना चाहिए p tan अल्फा tan बीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यार नीचे का थोड़ा गड़बड़ है, नीचे जो चीज है ना वो आगे पीछे हो गई है। tan बीटा आगे आना चाहिए था और अल्फा पीछे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अलग हो गया, अल्फा आगे आ गया और बीटा पीछे चला गया। क्या करे बताओ, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? एक बच्चा तो कह रहा है माइनस कॉमन ले लो, और कोई बच्चा क्या कर सकता है? देखो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहला तरीका बच्चों, ये माइनस दिखाई दे रहा है, इस माइनस को अगर मैं नीचे भेज के मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या होगा, माइनस जब tan अल्फा से मल्टीप्लाई होगा बताना क्या बनेगा, माइनस का tan अल्फा, और जब वही माइनस माइनस के tan बीटा से मल्टीप्लाई होगा बताना क्या बनेगा, प्लस का tan बीटा। तो एक तरीका तो ये कि यार माइनस को, ये जो माइनस यहाँ पे चल रहा है ये दोनों का है, ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी। तो अगर मैं ये वाला माइनस अगर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आएगा हमारा आंसर, p tan अल्फा tan बीटा। इस माइनस को नीचे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का tan अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का tan बीटा। अब tan बीटा यहाँ पे प्लस का है, प्लस वाला आगे लिखना चाहिए और माइनस वाला पीछे लिखना चाहिए, तो इसको भी मैं आगे पीछे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस में tan अल्फा। लेकिन एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका ना यूजुअली क्या होता है बड़ी क्लास के बच्चे करते हैं, पता है क्या करते हैं वो नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से पता है क्या होता है, नीचे से माइनस कॉमन लेने के बाद जो भी वैल्यू होती है ना वो पलट जाती है। पलट जाने का मतलब होगा ये कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा ये tan बीटा माइनस में tan अल्फा, और ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तब भी यही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों तरीके में से तुमको जो अच्छा लग रहा हो वो कर लो, या तो ये जो एक्स्ट्रा माइनस आ रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो नीचे से भी माइनस को कॉमन लेकर के ऊपर वाले माइनस को कैंसिल कर दो। दोनों ही केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया यहाँ तक का? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल नहीं है? बताओ, कुछ करा तो यहाँ पर ज्यादा है नहीं, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? वो अलग बात है कि अगर यहाँ पर रूट आ जाता तो मेरे को रेशनलाइज भी करना पड़ता, वैल्यू पुट करनी पड़ती। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया? तो प्लीज यार इसको कॉपी मत करना बोर्ड में देख करके, कोशिश करने का आप इसको अपने आप करो, अपनी कॉपी में करो। इसको मिटा रहा हूं मैं और साथ में क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे ना तो यार ये वाली वैल्यू देख लेना, इसको पुट करके भी आंसर निकालना है। चलिए वो क्वेश्चन देखिए जो पेपर में क्या कहते हैं काफी बार आया है, अब तो खैर ट्रेंड चला गया उसका, लेकिन क्या पता ट्रेंड कभी वापस आ जाए। वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 एक ट्रेंड हुआ करता था कि भाई अगर टीचर को क्वेश्चन हार्ड बनाना है ना पेपर, तो ये वाला क्वेश्चन ही दे देता था वो कि करके दिखाओ। खैर अब तो वो ट्रेंड रहा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 56 है वो, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, मतलब काफी, मतलब ऐसा हुआ था कि यार एक साल में तो कई सारे स्कूलों में यही वाला क्वेश्चन मेरे को रिपीट होता हुआ दिखाई देगा था। कई सारे स्कूल ऐसे धड़ल्ले से दे रहे थे, ऐसे ही मजे मजे में कि भाई कुछ नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन पेल दो, बच्चों को नहीं आएगा। तो अब तो खैर देना ही बंद कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन में 56 है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या है। कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक ऑब्जर्वर है जो कि एक तरह के बादल को ऑब्जर्व कर रहा है। सबको समझ में आया तक का? ठीक है, फिगर देखो, फिगर देखो, सारा का सारा माल फिगर में ही छुपा हुआ है। तो बच्चों ये रहा बादल और ये रहा वो ऑब्जर्वर, ये रहा वो ऑब्जर्वर, सबको दिखाई दे रहा है ना? बच्चों कहता है कि यार ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये लेक से पता है कितनी मीटर ऊंचाई पर बैठा हुआ है? h मीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और पता है क्या कर रहा है? यहां से बैठा बैठा ये क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये क्लाउड को ऑब्जर्व करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा। यहां पर पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो अल्फा।
कह रहा है ये रहा तुम्हारा लेक। लेक सबको पता ना कैसे कहते हैं, तालाब होता है, बहुत ही शांत तालाब। तो ये है एक तालाब, और तालाब से h मीटर की ऊंचाई पर बैठ करके वो क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लाउड को जब वो देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और बनेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, अल्फा का। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन वो एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा है, पता है क्या भाई? कभी अगर आपने लेक वगैरह देखी होगी, या फिर कभी अगर आप यमुना के पास चले गए होंगे, तो आपने ऐसे यमुना को ऐसे देखा है, शक्ल दिखाई देती है ना, शक्ल दिखाई देती है ना, तो रिफ्लेक्शन ही तो होती है। तो यहां से बैठा बैठा पता है क्या कर रहा है, वो दो चीजें कर रहा है। सबसे पहला, वो बादल को भी ऑब्जर्व कर रहा है, और इतना खाली बैठा है कि बादल के रिफ्लेक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहा है। समझा? तो ये रहा वो बादल का रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? बादल ही है ना, कुछ और लग रहा है? यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो ये रहा बादल के रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यहीं पर बैठा बैठा जब वो बादल के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेगा, तो बताना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा या डिप्रेशन बनाएगा? डिप्रेशन बनाएगा। नीचे देखते हुए तो भैया हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है। लेकिन कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? बीटा का। कितना बन रहा है? बीटा। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? कहते कि अगर हमने आपको ये सिचुएशन बता दी है, अगर हमने आपके सामने ये सिचुएशन रख दिया, अरे नहीं नहीं यार, अभी रुक जाओ। ए बस देखो इधर। तो किसी कारणवश, हाँ कलर हो गया मैं। इधर देखो, इधर देखो। ओए देखो, बादल बादल देखते देखते पता नहीं क्या हो गया है। बादल देख रहा था, बादल दिख गए मेरे को। तो यार इस पॉइंट से बादल को भी देख रहे हैं, और इस पॉइंट से बादल के रिफ्लेक्शन को भी देखा जा रहा है। जा रही है? इस पॉइंट से बादल को भी देखा जा रहा है, और इस पॉइंट से बादल के रिफ्लेक्शन को भी देखा जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो क्लाउड की हाइट होगी, प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड पता है कितना होगा? क्लाउड की हाइट होगी तुम्हारी, ये क्या लिखा है, एच टेन बीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन में कितना, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। है ना? यही है ना? यही प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ करते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बच्चों ये पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट इस, हंसो मत भाई, ये पार्ट इस पूरे क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो देखो ये h होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना, ये भी h होगा। अच्छा अगर मैं इसको x मान लूं, तो बताना क्लाउड की हाइट यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, x प्लस h। तो क्लाउड की हाइट यहां से यहां तक हो गई कितनी, x प्लस h। तो x प्लस h हो गया। सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब मैं तुमको ना एक बहुत ही सिंपल सा एक रूल बताता हूँ, उसे कहते हैं प्लेन मिरर का रूल। प्लेन मिरर का ना एक बहुत ही सिंपल रूल होता है, वो कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स और कनकेव जितना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। प्लेन मिरर का ना एक बहुत ही सिंपल रूल होता है ये, कि अगर आप प्लेन मिरर के आगे इस तरह से खड़े हो, ये रहा कोई बच्चा खड़ा है ऐसा करके, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कोई बच्चा अगर प्लेन मिरर के आगे इस तरह से खड़ा है, और वो मिरर से पता है कितनी दूरी पर खड़ा है, 2 मीटर की दूरी पर। तो मिरर के अंदर देखो, पहले मिरर के बाहर वाला जो वर्ल्ड होता है ना, उसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड। मिरर के अंदर वाला जो वर्ल्ड होता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर उसकी इमेज बनेगी ना, जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर उसकी इमेज बनेगी, वो भी मिरर से पता है कितनी दूरी पर होगी, वो भी 2 मीटर की दूरी पर होगी। ये होता है एक बहुत ही सिंपल कहते हैं फैक्ट, एक प्लेन मिरर से लेकर के, ठीक है ना। आप मिरर के आगे जितने डिस्टेंस पर खड़े होगे, मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी, जो भी आपकी रिफ्लेक्शन होगी, वो भी उतने ही मीटर के डिस्टेंस पर होगी। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, बाय। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मिरर का कंसेप्ट आ कहां पर आए, यहां पर मिरर का कंसेप्ट आपको समझना है, इसको एज अ मिरर मान करके। पता है किसको मिरर मान करके? लेक को मिरर मान करके। यहां पर जो हमने लेक माना है ना, हमको उसको क्या मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, मिरर। क्योंकि सबको होता है कि यार पानी में रिफ्लेक्शन तो दिखती है, और क्या होता है पहले के पहले जमाने में, जब क्या कहते तो हुआ हुआ वाला टाइम चलता था, तो हुआ आजा आजा, यहाँ तक क्लियर कि नहीं है? उस टाइम पे क्या होता है कि यार आईना हुए नहीं करते थे। उस टाइम पे क्या होता है, आईना नहीं हुआ करता था, तो पानी में देख करके हाँ दाढ़ी बना लेता हूँ चलो आज, ठीक है कि नहीं है, आज अच्छा मौसम चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पर क्या पता रिफ्लेक्शन ऐसी देखी जाती होगी, और वो क्या पता है प्लेन मिरर की तरह काम करता होगा जब पानी एकदम शांत रहता है।
तो अगर ये पानी एकदम शांत है और ये क्लाउड यहां से यहां तक x प्लस एच मीटर की दूरी पर है, तो बताना क्लाउड यहां से यहां तक जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा? वो भी x प्लस एच होगा। अगर मिरर के आगे आप x प्लस एच डिस्टेंस पर हो तो मिरर के अंदर भी आप कितना होगे? x प्लस एच डिस्टेंस। तो बोल सकते हैं कि यार यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x प्लस एच है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? अब पूछता हूं एक बहुत ही तगड़ा सवाल जो कि पिछले बार ना पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बता पाए थे। तो सवाल है ये वाला पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है? ये वाला वो पॉइंट है जहां पर 2 ट्रायंगल सेपरेट हो जाते हैं, एक ट्रायंगल ऊपर चले जाता है और एक ट्रायंगल नीचे। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट बताना क्या होगी? x। जो नीचे वाला ट्रायंगल बनेगा उसकी हाइट यहां से यहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी? उसकी हाइट बताइए क्या होगी? दिमाग लगाइए। x प्लस एच नहीं यार, x प्लस एच प्लस एच, या फिर बोल सकते हैं x प्लस 2h। 2h आ रहा है ना यहाँ पे, ऐसे देखो x प्लस एच एच x प्लस 2h। नहीं समझे बात को? आया समझे कि नहीं आया? x प्लस एच और एक और h, x प्लस 2h। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस 2h। क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस बेस के ऊपर वाला ट्रायंगल, इस बेस के नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? तो क्यों ना मैं इस कॉमन बेस की y वैल्यू मान लूं y। अब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा ना डिटेल में बात करते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा। एंगल के आगे वाला क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और बेस क्या हो गया इसका? y। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। नीचे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया और बेस क्या हो गया? y। क्या आपको समझ में आ गया यहां तक का? आओ दोनों ट्रायंगल में अप्लाई कर, पहले नाम तो दे दूं, ए बी सी डी और ई, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई, सबको दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल ए बी ई में बच्चों एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। एंगल के आगे परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? एक्स। एंगल के साथ वाला बेस होता है ना, बेस कितना बन रहा है? वाई। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। तो बच्चों ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए हमको? 10। ठीक है, तो 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बेसिकली x अपॉन में y। या फिर मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर में x अपॉन 10 अल्फा। कुछ समझे यहां तक का? चलो ठीक है। सेम टू सेम अब आपको दूसरे ट्रायंगल में देखना है। दूसरे ट्रायंगल का नाम बताना, मैं बताता हूं। ई बी डी, नहीं समझे? देखो ध्यान से दोबारा, ई बी डी। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ई बी डी। बच्चों एंगल कौन सा बन रहा है? बीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा? ध्यान से देख करके बताइए, परपेंडिकुलर कहां से कहां तक होगा? बी से डी तक होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? बहुत बढ़िया, x प्लस 2h हो गया परपेंडिकुलर। बच्चों बेस क्या होगा? y। क्लियर है कि नहीं है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लाना चाहिए? तो लिख सकते हैं tan बीटा। तो tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर x प्लस 2h और बेस यानी कि y। या फिर ये लिख सकते हैं y बराबर में x प्लस 2h अपॉन में tan बीटा। नहीं आई बात समझ में? सबको क्लियर हुआ यहां तक का? चलो ठीक है, देखो यहां तक एक बार देखो ध्यान से। अच्छा इसके आगे देखो, ओए सुनो 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 देखो y बराबर में ये